Hello friends, welcome back on Chemical Gyan YouTube channel. So in this lecture we are going to learn E1 mechanism. In last lecture we have done elimination reaction और सेटजेफ रूल के बारे में पढ़ा था. एलिमिनेशन रिएक्शन जो हम लोग ने पढ़ा था उसमें हमको क्या पता चला कि इधर से इधर यानी लेफ्ट टू राइट जाते हो तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बढ़ जाता है. दैट मीन्स सैचुरेटेड कंपाउंड क्या बन जाता है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड. याद आ रहा है बच्चे लोग? हम लोग ने जो ये चैप्टर में पढ़ा वो कौन सा एलिमिनेशन था? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन इज नोन एज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन. तो अल्काइल हैलाइड से क्या मिल रहा था आपको? अल्कीन मिल रहा था. याद आ रहा है बच्चों लोग? तो जो अल्काइल हैलाइड से अल्कीन मिल रहा था यानी एलिमिनेशन रिएक्शन, तो एलिमिनेशन रिएक्शन के मैकेनिज्म होते हैं E1 एंड E2. सो आज हम लोग बात करेंगे E1 मैकेनिज्म के बारे में. क्लियर हो गया? जैसे हम लोग ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखा था उसमें हम लोग ने SN1 और SN2 पढ़ा था, वैसे इधर हम लोग क्या पढ़ेंगे? E1 एंड E2. क्लियर हो गया? तो लेट्स स्टार्ट E1 मैकेनिज्म. E1 रिएक्शन क्या होता है? चलो स्टार्ट करें बच्चे लोग. E1 का मतलब क्या होता है? यूनिमॉलिक्यूलर. 1 का मतलब क्या होता है? यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन. यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब आपको यूनिमॉलिक्यूलर से पता चल गया होगा कि इधर कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है. एक मॉलिक्यूल इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में. कौन से स्टेप में? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में. देखो ये एलिमिनेशन है तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? एंडोथर्मिक होगा. ये आपको पता होना चाहिए. एलिमिनेशन रिएक्शंस कैसे होते हैं बच्चे लोग? एंडोथर्मिक होते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर पे होते हैं. कौन से टेम्परेचर पे? हाई टेम्परेचर पे होते हैं. एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक है. अब इस रिएक्शन के बारे में हम लोग समझते हैं. यूनिमॉलिक्यूलर है, फर्स्ट ऑर्डर है, वो सब हम लोग काइनेटिक्स में देखेंगे. क्लियर हो गया बच्चे लोग? सो लेट्स स्टार्ट. एक रिएक्शन लेते हैं हम लोग, जनरल रिएक्शन. दिस इज व्हाट? अल्काइल हैलाइड. ये क्या है बच्चे लोग? अल्काइल हैलाइड है. अल्काइल हैलाइड का जब आप रिएक्शन कराते हो तो दूसरा कंडीशन है, इधर क्या होना चाहिए? वीक बेस होना चाहिए. कौन सा बेस होना चाहिए? वीक बेस. लाइक वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल एक्सेट्रा. क्लियर हो गया बच्चे लोग? वीक बेस होना चाहिए. कल जब हम लोग ने जो एलिमिनेशन पढ़ा था उसमें मैंने अल्कोहलिक KOH लिया था. अल्कोहलिक KOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस. वो E2 मैकेनिज्म दिखाएगा बच्चे लोग. E2 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे. आज हम लोग जो लेने वाले वीक बेस लेने वाले जो E1 मैकेनिज्म दिखाते हैं. क्लियर हो रहा है? सो हम लोग ने क्या ले लिया बच्चे लोग? वीक बेस कोई भी ले लिया, लाइक वाटर ले लिया. चलो तो जब मैंने इसका रिएक्शन कराया हाई टेम्परेचर पे होगा, एंडोथर्मिक है. जब मैंने रिएक्शन करवाया तो मेरा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हुआ. एक जगह से निकला हैलोजन और एक जगह से निकला हाइड्रोजन और इधर क्या बन गया? बॉन्ड बन गया. तो इधर आपका जो प्रोडक्ट आएगा RC. देखो ना, ये अल्फा है और ये बीटा है. हम लोगों ने अल्फा बीटा एलिमिनेशन पढ़ा है. अल्फा लूजेस हैलोजन, बीटा लूजेस हाइड्रोजन. तो और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा. तो अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ भी गया कि नहीं? आ गया ना बच्चे लोग? एंड यू गॉट व्हाट? अल्कीन. आपको क्या मिल गया? अल्कीन मिल गया. आपको क्या मिल गया बच्चे लोग? अल्कीन मिला कि नहीं? बात समझ रहे हो? तो इधर क्या हुआ ना बच्चे लोग, इस वीक बेस के प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ. आप बोलोगे सर ये तो वीक बेस है, हम लोग SN1 भी तो कर सकते थे. कर सकते हो बच्चे लोग SN1 भी. अगर इधर मैंने वाटर लिया और ये लिया हो अल्काइल हैलाइड, अगर मैंने अल्काइल हैलाइड और वाटर लिया तो SN1 हो सकता है. SN1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. मतलब इस X के जगह पे OH आ सकता है. वाटर क्या देगा? बेस में OH देगा. X के जगह पे इधर OH सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. बट ये कब होगा? एट लो टेम्परेचर. ऑलवेज रिमेंबर E1 और SN1 दोनों साथ में हो सकते हैं. इवन होते भी है बच्चे लोग. आपको कुछ प्रोडक्ट E1 के मिलेंगे, थोड़े बहुत प्रोडक्ट SN1 के भी मिलेंगे. उधर कौन सा फैक्टर है जो कि E1 को ज्यादा बनाएगा? टेम्परेचर. अगर आप हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करा रहे हो तो E1 चलेगा. अगर आप लो टेम्परेचर पे रिएक्शन करा रहे हो तो SN1 चलेगा. और SN1 में क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी X के जगह पे इससे OH आ जाएगा. बात समझ रहे हो? तो फॉर ये अपना यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, इवन कोई भी एलिमिनेशन रिएक्शन हो, वह E1 हो या E2 हो, वो हायर टेम्परेचर पे होता है, एंडोथर्मिक होता है. क्लियर हो रहा है बच्चे लोग? अब काइनेटिक्स के बारे में बात करेंगे.
एक्सपेरिमेंटली जब हम लोग ने काइनेटिक्स निकाला तो काइनेटिक्स में क्या पता चला हमको, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड ओनली। मतलब ये बेस के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ अल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Rx। तो फिर इधर मैंने इधर क्या ले लिया, K ले लिया। K मतलब क्या होता है बच्चे लोग, रेट कांस्टेंट। ये एक्सपेरिमेंटली निकालते क्या थे, जैसे कि मैंने इधर एक ग्राफ बनाया, समझ रहे बच्चे लोग। इधर मैंने क्या किया, इधर मैंने क्या लिया बच्चे लोग, रेट लिया, और इधर मैंने लिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Rx। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Rx है और ये क्या है बच्चे लोग, रेट है। जब देखो पहले मेरा Rx इतना था तो मेरा रेट भी इतना था। जैसे जैसे मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूं Rx का, मेरा कॉन्सेंट्रेशन देखो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन इधर से इधर जा रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है ना, 5, 0, 5, 10, 15, 20 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो रेट भी देखो बढ़ते जा रहा है। बात समझ रहे हो, रेट भी देखो बढ़ते जा रहा है। आप बात समझो बच्चे लोग, मतलब हमको एक्सपेरिमेंटली पता चला मैं ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूं अल्काइल हैलाइड का तो रेट भी देखो बढ़ते जा रहा है लीनियरली। बट मैंने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर लिया यानी वीक बेस लिया और इधर मैंने रेट लिया, तो मेरे रेट पे कोई असर नहीं हुआ। देखो मैं इधर से इधर आ गया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते रह गया वाटर का, बट रेट एज इट इज स्ट्रेट चला गया, रेट में कुछ बढ़ा नहीं ना कुछ कम हुआ। बात समझ रहे हो, तो ऐसे एक्सपेरिमेंटली पता करते हैं हम लोग क्योंकि रेट ये लीनियर है बच्चों, एकदम स्ट्रेट जाता है, समझ रहे हो। क्योंकि हाउ वी डिटरमाइन द रेट ऑफ द रिएक्शन, तो हमको रेट से एक्सपेरिमेंटली पता चला कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड ओनली। क्योंकि जब मैं वाटर का कॉन्सेंट्रेशन देखो इधर से इधर आ रहा हूं, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है 5, 10, 15, 20, 25, लेकिन ये एज इट इज स्ट्रेट है। इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया 0 से 5 तो रेट भी देखो बढ़िया कि नहीं, फिर रेट देखो बढ़ा जब मैंने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, फिर रेट बढ़ा मैंने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, तो ऐसा। तो इससे हमको पता चला कि रेट इज डिपेंड्स ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, नॉट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक बेस। क्लियर हो रहा है बच्चे लोग। तो बस ये अल्काइल हैलाइड के इसके ऊपर बेसिस है, तो मतलब इससे क्या पता चला, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कौन इन्वॉल्व है, सिर्फ ये मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूलर इन्वॉल्व है, एक ही मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई इसको मैं क्या बोलूंगा, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। समझ रहे हो, तो ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है बच्चे लोग, क्यों, बिकॉज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। साथ साथ इसमें ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है बच्चे लोग, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये सब जनरल इंफॉर्मेशन है अबाउट E1। क्लियर हो गया, तो यू शुड नो यूनिमॉलिक्यूल होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है बच्चे लोग। इसके काइनेटिक्स के बारे में समझे, रिएक्शन के बारे में समझे। नाउ वी विल डिस्कस इट्स मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको मैं रफ कर दूं बच्चे लोग, चलो रफ कर देता हूं, फिर हम लोग मैकेनिज्म के बारे में समझेंगे। मैकेनिज्म करने के बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन बस फिर नेक्स्ट लेक्चर E2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर इज अबाउट टू फिनिश। आप लोग को क्या करना है बच्चे लोग, पढ़ते रहना है और इसका प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग ये चैप्टर के MCQ करेंगे। क्लियर हो रहा है बच्चे लोग, तो आप लोग खुद से कर पाओ इतना आप लोग को पढ़ के रेडी हो जाना चाहिए। चलो स्टार्ट करें अभी हम लोग मैकेनिज्म। देखो हम लोग ने रिएक्शन डिस्कस किया, काइनेटिक्स डिस्कस किया। क्लियर है बच्चे लोग, नोट करते रहा करो। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में हमको क्या पता चला, मैकेनिज्म देखो इसका कैसे होता है। ये इधर मैंने ले लिया RC अल्काइल हैलाइड लिया, और इधर क्या है H है, मैंने अल्काइल हैलाइड लिया। तो इसमें मैकेनिज्म में क्या होता है ना बच्चे लोग, आपने वीक बेस लिया है, पोलर सॉल्वेंट लिया है, पोलर सॉल्वेंट लोगे तो बच्चे लोग ये बॉन्ड ब्रेक होगा कि नहीं। देखो फॉर एग्जांपल ये R है, ये X है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है। आपने फॉर एग्जांपल वाटर ले लिया, क्या ले लिया, वाटर। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, तो वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है यानी ऑक्सीजन वाला पार्ट जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो कार्बन चेन को इस तरह कवर करेगा। बात समझ रहे हो, जबकि हेलोजन को कौन कवर करेगा, हाइड्रोजन वाला पार्ट, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव होता है ना, डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव। हेलोजन को कौन कवर कर रहा है बच्चे लोग,
हाइड्रोजन वाला पार्ट कौन कवर कर रहा है? हाइड्रोजन वाला पार्ट। तो ये लोग क्या करते हैं ना, इसको खींचते हैं, खींचने के वजह से ही ये बॉन्ड टूटता है। बात समझ रहे हो? ये जो बॉन्ड टूट रहा है बच्चे लोग, वो खींचने के वजह से ही टूट रहा है, पोलर सॉल्वेंट के वजह से। अगर पोलर सॉल्वेंट नहीं होता तो क्या इसको ऐसे अरेंज कर पाते? नहीं अरेंज नहीं कर पाते, तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। क्लियर हो रहा है बच्चे लोग? और आपने वीक बेस लिया तो वीक बेस में इतनी क्षमता नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इसको जाके हटा दे। बात समझ रहे? इसलिए आपको कौन सा सॉल्वेंट लेना पड़ा? पोलर सॉल्वेंट। तो ये भी पॉइंट आप लोग लिख लो, पोलर सॉल्वेंट लेते हैं जिसके वजह से आरएक्स यानी कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। बात समझ रहे हो? नोट कर लो, इसको नोट करना है तो। चलो स्टार्ट करें। देखो अब क्या होगा ना, पहले कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड टूटेगा। जब ये टूटेगा तो इधर क्या आएगा? आप ही सोचो बच्चे लोग। ये फर्स्ट स्टेप है, मैकेनिज्म का पहला स्टेप है। इधर आ जाएगा आर, इधर आ जाएगा सी, इधर सी, इधर आर, आर और ये आर। इधर क्या आ गया? पॉजिटिव। इधर क्या आ गया? हाइड्रोजन। क्लियर हो रहा है? तो पॉजिटिव से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हो, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या बोलोगे? अल्फा हाइड्रोजन। समझ रहे हो? तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा बच्चे लोग? इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए नो बॉन्ड रेजोनेंस करेगा, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। बात समझ रहे? हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? तो इधर देखो, ये वाला मैं स्ट्रक्चर वापस लिख रहा हूं, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हाइपर कॉन्जुगेशन जीओसी में। दिस इज व्हाट? हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा और इधर से बॉन्ड हट जाएगा, इधर क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। इसको ही तो नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं ना। पहले बॉन्ड था, अब इधर बॉन्ड नहीं रहेगा, दैट्स व्हाई इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? फटाक से इसको अपने पाई बॉन्ड देगा, इधर से क्या रिलीज करेगा? H+ रिलीज करेगा। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो बच्चे लोग आप लोग? ये क्या करेगा? H+ रिलीज करेगा। तो जैसे ही ये H+ रिलीज करेगा तो पीछे कौन है? वीक बेस है। वीक बेस क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। पहले ये इसको देगा, इधर से H+ फ्री होगा, पहले ये इसको देगा। बात समझ रहे हो? इधर से H+ फ्री होगा और ये किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा? B के साथ। समझ रहे हो? तो इधर क्या बचेगा बच्चे लोग? R-C डबल बॉन्ड। क्लियर हो रहा है? अगर इसका हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बनाए, चलो मैं ट्रांजिशन स्टेट भी बना के दिखा देता हूं आपको, नो प्रॉब्लम। ट्रांजिशन स्टेट भी बना के दिखा देता हूं। ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनाते हैं बच्चे लोग? देखो कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूट रहा है, तो क्या करोगे आप? RCCH, ये R और ये R। फर्स्ट स्टेप में देखो ये बॉन्ड क्या हो रहा है? टूट रहा है। क्लियर हो रहा है? ये क्या हो रहा है? टूट रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग। क्लियर हो रहा है बच्चे लोग? तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव है, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव है। जब टूटने के बाद क्या होगा? टूटने के बाद, सॉरी ये नहीं लिखना, टूटने के बाद क्या होगा? RCCR, ये H, ये R, ये R और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकैटायन बना, मतलब फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, और जिस स्टेप में इंटरमीडिएट बनता है वो स्टेप क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो दिस इज स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ कौन इन्वॉल्व है? एक अल्काइल हैलाइड। क्या इधर बेस इन्वॉल्व है? क्या नहीं इन्वॉल्व है? ये तो हमको एक्सपेरिमेंटली भी पता चल गया था और अभी ये मैकेनिज्म से पता किए। तो वो कार्बोकैटायन बना। सेकंड स्टेप क्या होगा? कार्बोकैटायन जो बना है उसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। ये H इधर, ये जो पाइप सिग्मा बॉन्ड है वो इधर से इधर आएगा, इधर से क्या फ्री होगा? H+ फ्री होगा। तो H+ को कौन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा? बेस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो H क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा, तो इधर से क्या होगा? H+ फ्री होगा। बात समझ है? पहले बेस अटैक नहीं करेगा क्योंकि बेस इज वीक, वो H+ को पहले अटैक नहीं करेगा। H+ जब फ्री होगा तभी। अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस होता तो उखाड़ के लेके जाता उसको, H+ को बोलता चल भाई तू इधर से। लेकिन ये पहले इसका फ्री होने का वेट करेगा बिकॉज इट इज वीक बेस। जैसे ही H+ फ्री होगा फिर वो इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। बात समझ रहे हो? तो आपको इधर क्या मिल गया बच्चे लोग? अगर इसका मैं ट्रांजिशन स्टेट बनाऊं तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या मिल गया? RCR। इधर देखो डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक डेवलप्ड हो रहा है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है। इधर C, इधर R, इधर R, इधर पॉजिटिव डेल्टा, और इधर क्या आ जाएगा बच्चों लोग? ये बॉन्ड क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का ब्रेक हो रहा है। दिस इज व्हाट? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट।
क्लियर हो गया बच्चे लोग, आपको ये बात समझ रहे हैं? ट्रांजिशन स्टेट, फिर ट्रांजिशन स्टेट होने के बाद आपको क्या लास्ट में क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट मिल जाएगा। प्रोडक्ट क्या रहेगा? आर सी आर डबल बॉन्ड सी आर आर। क्लियर हो गया? H प्लस और B माइनस, समझ लो, सॉल्ट बन जाएगा यानी HB बन जाएगा। उससे मतलब नहीं है, हमको बात करना है इससे। अल्कीन बन गया बच्चे लोग। कैसे हुआ मैकेनिज्म समझे? फर्स्ट स्टेप में क्या बन रहा है? कार्बोकटायन, ये पता होना चाहिए। इंटरमीडिएट बन रहा है, और इंटरमीडिएट बनता है यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितना मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है? सिर्फ एक मॉलिक्यूल, अल्काइल हैलाइड। दैट मींस यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्लियर हो गया बच्चे लोग? फिर उसके बाद क्या होगा? जैसे ही पॉजिटिव बनेगा कार्बोकटायन, उसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी ये जो हाइड्रोजन है, ये तो अभी क्या हो गया बच्चे लोग? पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव से जुड़े हुए कार्बन, ये वाला कार्बन क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस करेगा कौन सा? हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो जिसके वजह से ये बॉन्ड इधर आएगा, इधर से क्या फ्री होगा? H प्लस फ्री होगा और वो रिएक्ट कर जाएगा। बात समझ रहे हो आप लोग? तो इस तरीके से मैकेनिज्म होता है। क्लियर हो गया? तो आपको इधर पता क्या करना है कि इधर कार्बोकटायन बनता है। तो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि इधर कार्बोकटायन बनता है। तो अब जब क्वेश्चन आएगा तो इस चीज का ध्यान में रखना होगा, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी का। आप कार्बोकटायन बना दोगे लेकिन इसकी स्टेबिलिटी का ध्यान रखना होगा, लाइक हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट और अपना फिनाइल शिफ्टिंग के बारे में, रिंग रीअरेंजमेंट के बारे में, ये सब चीज पता होना चाहिए। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन, क्योंकि कार्बोकटायन अगर अनस्टेबल होगा तो वो स्टेबल बन जाएगा। याद आ रहा है बच्चे लोग? तो इसका प्रॉपरली नोट कर लो। चलो अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, देखो इसके बारे में समझते हैं हम लोग। चलो ये आपके पास एक कंपाउंड है, समझ रहे हो? अल्काइल हैलाइड है ना, साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड, समझ रहे हो? फिर उसका रिएक्शन मैंने वाटर के साथ कराया एट हाई टेम्परेचर, और मैंने इधर वाटर के साथ रिएक्शन कराया एट लो टेम्परेचर। समझ रहे हो? इधर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, अराउंड 60 to 70, इधर क्या है? लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर है मतलब इधर E1 मैकेनिज्म होगा। क्या होगा? E1 मैकेनिज्म। और E1 में भी कार्बोकटायन बनता है, ये चीज आपको पता है। और E1 मैकेनिज्म होता है तो क्या बनेगा? एलिमिनेशन है तो क्या बनेगा? अल्कीन। अल्फा लूजेस हैलोजन, बीटा, देखो ये अल्फा कार्बन है, अल्फा से जुड़ा हुआ बीटा ये भी है, बीटा ये भी है, बीटा ये भी है। आपको पता है कि कौन सा अल्कीन स्टेबल होगा? ये वाला, क्योंकि इधर देखो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए दो अल्काइल ग्रुप हो गए। सेटजेफ रूल याद आ रहा है बच्चों लोग? लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अगर मैं डबल बॉन्ड, इधर ये अल्फा है, ये बीटा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। अल्फा से निकला हैलोजन। अब अगर इस बीटा से हाइड्रोजन निकालूं तो डबल बॉन्ड इधर आएगा जो कि हाईली अनस्टेबल। इधर से निकालूं तो इधर अल्काइल ग्रुप, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ अल्काइल ग्रुप एक ही होगा। लेकिन अगर मैं इधर से निकालूं बीटा हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए दो अल्काइल ग्रुप मतलब ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। बात समझ रहे हो? तो इधर एक ये तो ऐसा का वैसा ही रह गया और ये भी वैसा का वैसा ही रह गया। इधर से हाइड्रोजन निकला बीटा से और अल्फा से क्या निकला? हैलोजन। ये देखो ना बच्चों लोग, स्टेबल है कि नहीं? सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, 3 3 6 हाइड्रोजन अल्फा हो गए, इधर भी 2 इधर भी 2, 10 अल्फा हाइड्रोजन, स्टेबल है। ये वाला भी नहीं बनेगा और ये वाला भी नहीं बनेगा। आपको सेटजेफ रूल पता होना चाहिए। बट अगर मैंने जब इसको लो टेम्परेचर पे किया बच्चों लोग, तो क्या मुझे प्रोडक्ट मिला? प्रोडक्ट मुझे मिला सब्स्टिट्यूशनल प्रोडक्ट, मतलब SN1 फॉलो किया। कौन सा रूल फॉलो किया इसने? SN1। ब्रोमीन के जगह पे क्या आ गया? देखो OH आ गया। और इसका एक और अल्टरनेट प्रोडक्ट मिलेगा, वो क्या मिलेगा बच्चों लोग? आप ही सोचो क्या मिलेगा? डैश पे मिलेगा ना बच्चे लोग, क्योंकि SN1 में आपको पता है दोनों साइड से अटैक होता है। अगर ये वेज पे है तो इधर से कार्बोकटायन बनेगा, तो अल्कोहल OH जो है, OH न्यूक्लियोफाइल, वो आगे से भी अटैक कर सकता है, यानी वेज वाले डायरेक्शन से और डैश वाले डायरेक्शन से भी। याद करो हम लोग ने SN1 किया था जिसमें हम लोग ने 2 प्रोडक्ट निकाला था, रेजमिक मिक्सचर निकाला था। याद आ रहा है बच्चे लोग? सो लो टेम्परेचर पे किए तो ये कौन सा प्रोडक्ट बना आपको? SN1 वाला प्रोडक्ट। लेकिन जब हाई टेम्परेचर पे किए तो कौन सा प्रोडक्ट मिला? E1 वाला प्रोडक्ट। ये आपको पता होना चाहिए बच्चे लोग कि E1 और SN1 कब करना है। लो टेम्परेचर होगा तो SN1 और हाई टेम्परेचर होगा तो E1। और बेस भी कैसा होना चाहिए बच्चे लोग? अपना वीक बेस होना चाहिए।
स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं तो SN2 और E2 होने का चांसेस होता है। क्लियर हो गया बच्चे लोग। लेकिन SN2 में जो आप बेस लेते हो वो एक्वियस कंडीशन में लेते हो, E2 में कल उन्होंने बेस लिया था एल्कोहलिक KOH, याद आ रहा है, जबकि SN2 में एक्वियस KOH लिया था। ये सारे डिफरेंशिएट है। अब इसके हम लोग रेट ऑफ द रिएक्शन की बात करते हैं। देखो इतना आपने कॉपी कर लिया। अब आपको क्या पता चला बच्चों लोग कि रेट के बारे में क्या पता चला? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। एज यू नो इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो क्या है? कार्बोकटायन है बच्चों लोग। इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्बोकटायन। क्लियर हो रहा है? दिख रहा है कार्बोकटायन। तो अगर कार्बोकटायन स्टेबल होगा तो उसका रेट ऑफ द रिएक्शंस ज्यादा होगा। समझ रहे हो? सिंस intermediate formed is carbocation, therefore rate of the reaction increases with increase in stability of carbocation, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा जैसे जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन बढ़ेगा। बात समझ रहे हो? कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा। एंड एज यू नो 3 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकटायन। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ इवन रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अभी आप लोग इधर अल्काइल हैलाइड के बारे में पढ़ रहे हो, लेकिन अगर कोई अल्कोहल के बारे में पढ़ते हैं डिहाइड्रेशन, समझ रहे हो, तो इसमें 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि उधर भी कार्बोकटायन बनता है, समझ रहे हो। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। बात समझे बच्चे लोग? क्यों 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव? क्यों बच्चे लोग? क्योंकि आपको इंटरमीडिएट क्या मिल रहा है? कार्बोकटायन। और कार्बोकटायन कौन सा स्टेबल होता है? 3 डिग्री। तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना, तो स्टेबिलिटी जहां बढ़ती है वो रेट ऑफ द रिएक्शन वहां बढ़ता है। ये चीज याद रखना। तो आपको कंक्लूजन क्या मिला? SN1 में भी हम लोगों ने क्या देखा था? 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री। SN2 में भी हम लोग ने क्या देखा? SN2 में मिला हमको उल्टा, 1 इज मोर रिएक्टिव देन 2 इज मोर रिएक्टिव देन 3 डिग्री, 1 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। ये क्यों? स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से बैक साइड अटैक होता है। याद आ रहा है बच्चों लोग? बैक साइड अटैक होता है अगर स्टीयरिक हिंड्रेंस 3 डिग्री में ज्यादा होता है, इसलिए वो SN2 नहीं दिखाता। सब गो थ्रू करते रहो। आज E1 का कंक्लूजन क्या मिला? 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री। तो दिस इज व्हाट यू शुड नो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग E2 के बारे में भी पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको पता होना चाहिए। इसको प्रॉपरली नोट कर लो बच्चे लोग। इधर क्या आ जाएगा? डैश पे OH आएगा, इधर वेज पे OH आएगा। क्लियर हुआ ना कैसे? क्योंकि SN1 में बैक साइड अटैक भी होता है और फ्रंट साइड अटैक भी होता है। तो इसको आप नोट कर लो। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन ऑन द इवन मैकेनिज्म। क्लियर हो गया? तो इसको आप प्रॉपरली नोट कर लो। So guys, in previous slide we have discussed even mechanism. Now we are going to solve some question on even mechanism. While solving the question of even mechanism, you should know about the stability of the carbocation, rearrangement of the carbocation, because जब कार्बोकटायन बनता है, अगर वो अनस्टेबल कार्बोकटायन होगा तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो कार्बोकटायन जिस भी रिएक्शन में बनता है उसमें आपको स्टेबिलिटी के बारे में ध्यान रखना पड़ता है, रीअरेंजमेंट के बारे में ध्यान रखना पड़ता है, वेदर इट इज SN1 और E1। क्लियर हो गया? सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है जो कि मैं ले रहा हूं नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, एंड यू ऑल शुड नो हाउ टू राइट नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। दिस इज व्हाट नियोपेंटाइल, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया। दिस इज व्हाट ब्रोमाइड। उसका रिएक्शन मैंने करवाया वाटर के साथ। एज यू नो वाटर इज अ वीक बेस, और एट हाई टेम्परेचर जब भी आप अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराओगे वीक बेस के साथ एट हाई टेम्परेचर, इट विल गिव इवन रिएक्शन। इवन रिएक्शन। अब इवन में क्या है? ये अल्फा है, ये बीटा है। दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। अल्फा विल लूज हैलोजन एंड बीटा विल लूज हाइड्रोजन। अब रिएक्शन क्यों? तो समझो आप, देखो। तो एज यू नो इन इवन मैकेनिज्म क्या कौन सा इंटरमीडिएट बनता है बच्चों लोग? कार्बोकटायन। सो इंटरमीडिएट बनेगा। पहले रिएक्शन करवा रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। सो आपको पता है फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है? कार्बोकटायन बनता है। बन गया कार्बोकटायन। कार्बोकटायन बना कि नहीं बच्चे लोग? अब देखो जब कार्बोकटायन बना,
एज यू कैन सी दैट दिस कार्बोकैटायन इज 1 डिग्री और ये कैसा है, अनस्टेबल भी है बच्चे लोग। तो क्या होगा ना, ये जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको फर्स्ट नंबर दो और उसके बगल वाले कार्बन को सेकंड नंबर दो। आपने मिथाइल शिफ्टिंग के बारे में पढ़ा है रिएक्शन इंटरमीडिएट के लेक्चर में, तो 1 2 शिफ्ट करा दो, मतलब 1 पे क्या चले जाएगा, मिथाइल ग्रुप, और इसका पॉजिटिव कहां पर आ जाएगा, 2 पे। सो यू कैन सी दैट CH3 CH3 इसका 2 पे आ गया पॉजिटिव और 1 पे क्या चले गया, मिथाइल ग्रुप। सो नाउ यू कैन सी दैट दिस कार्बोकैटायन वाज 1 डिग्री विच इज अनस्टेबल एंड दिस कार्बोकैटायन इज 3 डिग्री विच इज स्टेबल। सो रीअरेंजमेंट कब करना है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दिस इज 1 2 अल्काइल शिफ्ट यानी मिथाइल शिफ्ट किया हम लोग ने। बात समझ रहे हो? अब इधर देखो, इसके पास पॉजिटिव है, बगल वाले के पास हाइड्रोजन है, इधर भी बगल वाले के पास हाइड्रोजन है। आप बताओ कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाला निकलेगा क्या, नहीं। सेट्सअप प्रोडक्ट क्या बोलता है, ऐसा हाइड्रोजन निकालो जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन से ज्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो। अगर मेरा फॉर एग्जांपल डबल बॉन्ड इधर आता है तो देखो ये दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन है, इधर 2 अल्काइल ग्रुप और इधर 3 अल्काइल ग्रुप है, लेकिन डबल बॉन्ड इधर आता है तो एक ही अल्काइल ग्रुप है ना, 1 और ये 2, ये डबली बॉन्डेड कार्बन ये दोनों हो जाएंगे तो इधर एक अल्काइल ग्रुप इधर एक अल्काइल ग्रुप, 2 अल्काइल ग्रुप है बस। तो आप इधर से निकालोगे, स्टेबिलिटी का ध्यान रख के बच्चे लोग, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा है ना अल्कीन की स्टेबिलिटी, तो इधर से तो क्या हो जाएगा, इधर से हाइड्रोजन निकलेगा, इधर वीक बेस आएगा बच्चे लोग, याद आ रहा है, ऐसा कुछ होगा, वीक बेस आएगा, इसको पहले इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इधर से H+ फ्री होगा, फिर इधर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्लियर हो गया? तो डबल बॉन्ड CH3, देखो ना इसके पास डबली बॉन्डेड कार्बन सिस्टम से जुड़े हुए कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, सबके पास 3 हाइड्रोजन है, यानी 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इट इज स्टेबल बच्चे लोग, ये कैसा है, स्टेबल है। उसका दूसरा भी आप बना सकते हो, वो अनस्टेबल होगा, एंड दिस इज सेट्सएफ प्रोडक्ट। क्लियर हो गया बच्चे लोग कि कैसे क्वेश्चन करना है। कार्बोकैटायन बना लिए लेकिन आपने रीअरेंजमेंट करते ही नहीं तो आप रिएक्शन कर ही नहीं पाते, आप तो बोल देते बीटा पे तो सर हाइड्रोजन है ही नहीं, बट शिफ्टिंग हो जाएगा ना बच्चे लोग, बात समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है? तो ये SN1 का एक एग्जांपल हुआ। सेकंड एग्जांपल भी देखते हैं, इसको मैं रफ कर दूं। सो बच्चे लोग अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो दिस इज व्हाट अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैंने H2O के साथ कराया एट हाई टेम्परेचर। चलो अभी मैं दूसरा बेस ले लेता हूँ, इथेनॉल ले लेता हूँ, इथाइल अल्कोहल, ETOH क्या होता है, इथाइल अल्कोहल। एट हाई टेम्परेचर, वीक बेस है, हाई टेम्परेचर है, इवन मैकेनिज्म होगा। इवन में क्या होता है, अल्फा लूजेस हैलोजन, बीटा लूजेस हाइड्रोजन, ये होता है। बट पहले आप क्या बनाओगे, कार्बोकैटायन बनाओगे। फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, नो डाउट कार्बोकैटायन बनेगा। हम लोगों ने रिंग रीअरेंजमेंट के बारे में पढ़ा है, ये 5 मेंबर रिंग है, वो 6 मेंबर रिंग बनना चाहेगा कि नहीं चाहेगा ना बच्चे लोग, 6 मेंबर रिंग बनना चाहेगा। तो याद करो ये वाला बॉन्ड इधर जाता है, फिर इधर से नेगेटिव इधर आता है बच्चे लोग, फिर 6 मेंबर रिंग बनता है। हमारा ट्रिक क्या था, ABC, BC का बॉन्ड तोड़ो, AC का साथ जोड़ो, A का चार्ज B को दो, तो देखो कुछ ऐसा हो जाएगा। पहले BC का बॉन्ड टूटेगा तो कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखो, BC का बॉन्ड टूट गया, AC के साथ जुड़ गया, दिख रहा है, BC का बॉन्ड टूट गया, AC के साथ जुड़ गया, ABC, और A का चार्ज किसको दे दिया, B को दे दिया। अभी कितने मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग है। तो मैं 6 मेंबर रिंग को डोंट यू थिंक ऐसा लिख सकता हूं, इजंट इट, ऐसा लिख सकता हूं। और इसको मैं A है ये मेरा, A के बगल में ये B है और ये C है, ये D E F ऐसा चल रहा है। तो A के साथ देखोगे तो इधर एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो मैं इधर A के ऊपर एक ऐसा लगा दूंगा और B के ऊपर मैं इधर पॉजिटिव लगा दूंगा, क्योंकि A का चार्ज किसको दोगे, B को। अब ध्यान से देखो इस कार्बन को, समझ रहे हो, ये जो सिस्टम है, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा के बगल में ध्यान से देखोगे तो 3 बॉन्ड बनाया, तो चौथा बॉन्ड किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ। ये क्या हो गया बच्चे लोग, इधर रिंग एक्सपांशन हुआ, कार्बोकैटायन बना जिसका क्या हुआ, रिंग एक्सपांशन, क्योंकि 5 मेंबर रिंग था और ये 6 मेंबर रिंग है। एज यू नो 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल। क्लियर हो गया बस, लेकिन इधर ही बना के मत छोड़ दो ना, देखो आगे और भी पॉसिबिलिटी है, इधर से H- निकल के इधर आएगा और ये पॉजिटिव इसके पास जाएगा,
आप ही सोचो ना, अगर इसकी मैं बात करता तो इसके पास इधर एक अल्फा हाइड्रोजन है और इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन ये है और ये है, 3 अल्फा हाइड्रोजन आपको काउंट करने आना चाहिए। लेकिन अभी मैंने क्या किया, हाइड्राइड शिफ्ट किया। क्या किया, हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट किया। जब मैंने 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट किया तो देखो इसका पॉजिटिव इस पे आ गया बच्चे लोग, और उधर क्या चले गया, हाइड्रोजन चले गया। हाइड्रोजन को दिखाना जरूरी है क्या कि भाई इधर हाइड्रोजन आया, नहीं, इधर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब देखो इसके पास कितना अल्फा कार्बन है, सिस्टम से जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन ये 3 हाइड्रोजन इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इधर, 7 है, 7 अल्फा हाइड्रोजन। जबकि इधर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो कौन सा स्टेबल है ये, तो डेफिनेटली हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा, क्योंकि इधर से इधर आने पे स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। अब देखो ये अल्फा के पास पॉजिटिव है, तो अभी ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो उसके बगल वाले से क्या निकलेगा, हाइड्राइड निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, H+। अभी देखो ना बच्चे लोग, H+ निकालना है कि नहीं आपको, तो H+ निकालोगे तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इधर पॉजिटिव है, आप इधर से भी H+ निकाल सकते हो, इधर से भी और इधर से भी, या तो इधर से निकालो या तो इधर से, क्योंकि ये निकालोगे तो अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। देखो ना, इधर डबल बॉन्ड आएगा या तो इधर आएगा। पॉजिटिव चार्ज के बाद क्या करते हो आप, H+ निकालते हो ना, बगल वाले से निकाल के डबल बॉन्ड बनाते हो। इसके और इसके बीच में क्या बनाओगे, डबल बॉन्ड, या तो इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड, या तो इसके और इसके बीच में। कितना अल्फा हाइड्रोजन है, देखो इसके साथ एक भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा नहीं है, लेकिन इधर डबल बॉन्ड के साथ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। सिस्टम के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए, 2 और 2 कार्बन, मतलब 4 अल्फा हाइड्रोजन है। जबकि सिस्टम के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए, 1, ये सिस्टम है डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी कितना है बच्चे लोग, 2, यानी 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो दिस इज मोर स्टेबल, तो ये मेजर बनेगा और मेजर बनेगा। और ये कौन सा प्रोडक्ट है, सेटजेफ प्रोडक्ट। व्हाई सेटजेफ प्रोडक्ट बच्चे लोग, बिकॉज ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन से ज्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आने चाहिए बच्चे लोग। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, उसको आप सॉल्व करो, उसका आप लोग आंसर मुझे कमेंट में बताओ। इधर आपको एक मैं देखो, ये वाला आपके होमवर्क है बच्चे लोग, इसको सॉल्व करो। इधर मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, इधर क्या करना है आपको, रिंग कॉन्ट्रैक्शन करना है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन करना है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन करो, पहले क्या करोगे, कार्बोकेटायन बनाओगे, फिर रिंग कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद आप लोग का जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। सेम बच्चे लोग रिंग रीअरेंजमेंट आना चाहिए, उसके लिए क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बनते हैं, आपको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए बच्चे लोग, तो इसको प्रॉपरली नोट कर लो। सो बच्चे लोग, वी हैव डन E1 mechanism. In next lecture I will start E2 mechanism. Till then, bye, take care and thank you so much for watching this video.